इंसान का दिमाग और शैतान का दिमाग, इसमें क्या फर्क है आप बता सकते हैं? मैं बताता हूं। इंसान का दिमाग कंट्रोल में रहता है और शैतान का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल। जब शैतान का छोटा दिमाग घिनौनी बातें सोचता है तो वो आने वाले गुनाह की दस्तक होती, और जब इंसान का दिमाग सोचना बंद करता है तो वो आने वाली गुनाह की दस्तक को नजरअंदाज करता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। थाना जिला में काशीमेरा पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी और उस वक्त एक अजीबोगरीब केस हमारे सामने आया और इस केस में 2 स्टेट की पुलिस इन्वॉल्व थी। ऐसा केस आज तक हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सामने कभी नहीं आया था। सबनम डब्बा दे दो, हमको लेट हो रहा है। हाँ आई, आ गई ये लो। रात का खाना पका दो, आओगे? आधे घंटे के लिए आएंगे, चले हम। अच्छा सुनो, वो आज पैसे का इंतजाम हो जाएगा ना? हम जल्दी शादी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। पगली, पैसा का इंतजाम भी हो जाएगा, शादी कर लेंगे। अब जाए हम। ठीक है, ध्यान रखना अपना। सुनो, एक मिनट। ताला। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। सॉरी पाटे साहब, मैं लेट हो गया, सॉरी। अरे क्या विनोद, एक तो फोन नहीं रखते हो, ऊपर से कितनी देर करते हो। ठीक है, अब आया है ना, तो एक काम कर, छत पर जाकर पानी बंद कर, नहीं तो सेक्रेटरी साहब चिल्लाएंगे। आप लोग चलिए, चलो आगे हो, पीछे प्लीज, आगे हो, चलो आगे हो। छिड़के, शायद ये ऊपर से नीचे आ रहा था तब किसी ने इसकी पैर खींची, इसलिए चप्पल यहाँ गिरी है। बाद में इसको यहाँ लाया तो इसका यहाँ सर पटका, इसलिए यहाँ खून दिख रहा है। कर दे बॉडी और बगा क्या आएगा। हो सर। ये कौन? सर इसका होने वाला ससुर है, इसकी शादी होने वाली थी इनकी बेटी से। अच्छा, विक्टिम के बारे में सोसाइटी में पूछताछ की? हाँ सर, मैंने दूसरे गार्ड्स, सुपरवाइजर और यहाँ रहने वाले काफी लोगों से पूछताछ की। सर सभी का यही कहना है कि ये काफी अच्छा लड़का था, मतलब कभी किसी का लफड़ा नहीं हुआ इसके साथ। मतलब विक्टिम बाहर के सोसाइटी का है। सीसीटीवी कैमरा है क्या? नहीं सर, टेरिस पे तो नहीं है। इंटरेस्ट पे रहेगा ना साहब, सीसीटीवी 1 महीने से खराब है। सुपरवाइजर सर, नमस्कार सर। सिक्युरिटी सुपरवायझर आहे तुम्ही, सीसीटीवी बंद कसा ठेवता? हाँ शिर्के, ये विनोद कुमार कहाँ रहता था? सर ये आधार कार्ड मिला, विनोद एस कुमार, भगत सिंह कॉलोनी, नायगांव ईस्ट। साहब ये नायगांव में रहता था और अभी कुछ दिनों से यहाँ मेरी बेटी के साथ भयंकर मिला था। आपको क्या लगता है किसने मारा होगा इसे? साहब मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे नहीं पता सर, बहुत अच्छा लड़का था सर। शिर्के, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पंचनामा हो जाने के बाद आप और आपकी बेटी आके बॉडी ले जाना, इनकी बेटी को इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, लेकिन साहब उसको
कैसे कवर कर सकते? वो तो साहब विनोद रोज उसको ताला मार के जाता था। आपका कहना है कि आपकी बेटी अंदर है? हाँ साहब। कोई है अंदर? कोई है? साहब अंदर ही है। कौन? पुलिस! आपके पति विनोद का खून हो गया है। नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, आप रोइए मत और हिम्मत से काम लीजिए। अब दोनों के अलावा विनोद का और भी कोई रिश्तेदार है? कैसी हो भाजी? सब ठीक है ना? तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते विनोद। आपको क्या लगता है विनोद को किसने मारा होगा? क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी, झगड़ा? साहब, फरिश्ता आदमी था विनोद, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। अगर वो इतना अच्छा आदमी था तो दरवाजे को ताला मार के क्यों जाता था? मेरी मर्जी से जाता था साहब। क्यों? साहब, वो मैं पहले बार डांसर थी, तो कोई भी मनचला मेरे दरवाजे पे आ जाता था, जबरदस्ती अंदर घुस आता था, हंगामा करता था साहब। मैंने विनोद से कहा था कि बाहर से ताला लगा के जाया करे ताकि सबको लगे कि मैं अंदर नहीं हूं। अब बार डांसर थी, लेकिन लेडीज बार तो बंद हो चुके। हाँ? खैर, तो अभी अब बार डांसर का काम नहीं करती? नहीं साहब, 1 महीना हो गया। विनोद की कसम खाई थी कि बार की शक्ल तक नहीं देखूंगी। हम शादी करके एक साथ रहना चाहते थे, शांति से। शायद हमारी खुशी किसी से नहीं देखी गई। शांत हो जाइए। देखिए कैसा है, आप बार डांसर थी, शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आपको पसंद करने वाला और विनोद को नापसंद करने वाला हो सकता है, और उसने उसे शायद मार दिया होगा। किसी ऐसे इंसान को जानती है? इकबाल। कौन है ये? वो इसका काम देखता था, कौन से बार में कब भेजना है, किस टाइम भेजना है, ये सब। ठीक है, आप जाइए, कुछ होगा तो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। शिरके, ये शबनम कह रही थी विनोद दरवाजे को ताला मार के जाता था, तो विनोद के पॉकेट में तो चाबी मिलनी चाहिए। चाबी तो नहीं मिली। चाबी भाई कहाँ? इकबाल ले गया। इकबाल को उठाया, उसका कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन भी निकाला। इकबाल, तो तू चाहता था शबनम डांस बार में नाचे, वो धंधा करे। शबनम ने माना नहीं, क्योंकि उसको विनोद के साथ शादी करनी थी, और तुझे तेरे और शबनम के बीच का कांटा लगा विनोद, इसलिए तूने उसको मारा। नहीं, खुदा कसम साहब, आपने विनोद को नहीं मारा। तो ये जो तेरा मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड है झूठा है। विनोद का जब मर्डर हुआ वहां तेरा मोबाइल ऑन था, क्या कर रहा था वहां? साहब, मैं उस पर नजर रख रहा था कि वो कब घर से बाहर जाए और मैं शबनम से बात करूं, लेकिन वो ताला मार के निकल गया साहब। फिर मैं साहब उसके पीछे पीछे गया, ये देखने के लिए कि वो काम किधर करता है। वो टेरेस पे गया पानी बंद करने के लिए, तो उसके पीछे गया और उसका मर्डर कर दिया। मेरा भरोसा करो साहब, बिल्डिंग के अंदर तो गया
नहीं साहब। तूने क्या किया और क्या नहीं किया ये हम पता करेंगे। जा शिरके, अपने खबरियों को बोलना, इसके ऊपर नजर रखनी। और ये विनोद के जान पहचान वालों के बारे में जरा पूछताछ कर। शायद ऐसा हो सकता है कि पुरानी दुश्मन निकालने के लिए उसका मर्डर किया हो। ठीक है। शंकर मांझी, मुशारी रामनाथ चौक 3 स्थान, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। हो साहब, ये हमारे साथ ही रहता था और इसकी ना 2 गंदी आदतें थी। एक तो आज के टाइम में वो फोन यूज नहीं करता था और दूसरा हर किसी को अपना नाम और गांव गलत बताता था। मुझे तो यही नाम पता है साहब, अनिल कुमार, बाराबंकी में रहता था। हाँ साहब, इसका नाम संजय कुमार है और ये इलाहाबाद का रहने वाला है। साहब, मैंने कभी भी विनोद से उसके घर वालों या उसके गांव के बारे में नहीं पूछा। कुछ तो होगा आपके पास विनोद के घर वालों का, कोई माँ बाप की फोटो, कोई लेटर, कोई कुरियर, कुछ भी। पता नहीं साहब, लेकिन हाँ, उसकी एक पेटी है मेरे पास जिसमें वो अपना सारा सामान रखता था। मैं वो आपको देती हूँ। भैया, हम आपकी इकलौती बहन हैं, हमें कुछ तो नया दिखाइए। आज तुम्हारे पति के कारण तुम्हारा और हमारा बाप जेल में है। तुम हमारी आंखों के सामने रहोगी ना तो हम सच बता रहे हैं, हमारे हाथों से तुम्हारा खून हो जाएगा। आखिर तुम हो तो शंकर माझी की बीवी और ये बेटी भी तो उसी की है। चलो भैया, हमारी बात सुनिए ना, हम कहाँ जाएंगे भैया? भैया, हम कहाँ जाएंगे भैया? भैया, शंकर मांझी, मुशारी रामनाथ चौक 3 स्थान, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। कमाल है शिरके, आधार कार्ड और फोटो एक आदमी का, नाम और एड्रेस 2। पता नहीं सर, विनोद ने अपने गलत नाम और गलत पते कितने लोगों को बता रखे। लेकिन ऐसा तो भागे हुए क्रिमिनल्स करते हैं। सर, हो सकता है कि विनोद भी बिहार का क्रिमिनल हो और यहाँ मुंबई में छुपा हो और अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी छुपाने के लिए लोगों को गलत नाम और गलत पते बता रहा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। सर, फिर ये भी चांसेस है कि इसके दुश्मनों को विनोद के बारे में पता चल गया हो और उनमें से किसी ने विनोद का मर्डर कर दिया। बिहार पुलिस को कांटेक्ट करो, अभी ये डाउट वही क्लियर कर सकते हैं। और देखते हैं इसका वहां कोई अपना है या नहीं। मत रो बेटा, मत रो। जिसका पति मर जाता है ना बाबूजी, उसके जीवन में सिर्फ रोना ही लिखा रहता है। समझ लो कि हम दोनों का कर्म फूटा है। हम भी तो बिना किसी बात के जेल काट रहे हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे बाबूजी, अब हम उस घर में नहीं रह सकते। देखो, तुमको वहीं रहना होगा। शंकरवा मरने को मर गया, पर तुम्हारा और हमारा जीवन खराब कर दिया उसने। तुमको खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी बेटा। सर, वो बिहार पुलिस से मेरी बात हुई है। सर, वो विनोद कुमार, जिसका दूसरे आधार कार्ड पे नाम शंकर माझी था और एड्रेस बिहार का है। सर, 1 साल पहले बिहार में उसका मर्डर हो गया। क्या? हाँ सर, और बिहार पुलिस ने उसके ससुर को गिरफ्तार किया, वही सजा काट रहा है। शिरके, कमाल है। यानी 1 साल पहले जिस आदमी का बिहार में मर्डर हुआ, उसी आदमी का अभी मुंबई में मर्डर हुआ और उसके खूनी की हमें तलाश है। ये तो फिल्म की स्टोरी है, फिल्म बननी चाहिए इसके ऊपर। तो सर, मुझे लग रहा है कि ये रियल मर्डर और फेक मर्डर का कोई कनेक्शन है। हो भी सकता है, नहीं भी। वैसे सर, एक पॉसिबिलिटी और है। हो सकता है कोई विनोद को बिहार में मारना चाहता हो और उसे पता चल गया हो कि ये विनोद मुंबई में जिंदा है, तो कोई बिहार से मुंबई आया, विनोद का मर्डर किया और उसके बाद वापस बिहार भाग गया। लेकिन ये सब तो हमें बिहार जाके इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलेगा। तुम्हें बिहारी आती है? ज्यादा नहीं सर, बस थोड़ी बहुत आती है। और सर, यहाँ की इन्वेस्टिगेशन? शिरके, यहाँ तो विनोद उर्फ शंकर माची के मर्डर का कोई स्ट्रांग मोटिव ही नहीं मिल रहा है।
फिर भी अपने खबरियों को काम पे लगा दो। ठीक है सर, चलो। विनोद कुमार मर्डर केस में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया। विनोद कुमार मुंबई में आने से पहले यहां से 2000 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर में शंकर मांझी के नाम से जिंदगी जी रहा था। वहां उसका मर्डर हो गया, लेकिन वो जिंदा था। किसी ने उसके मरने की साजिश की थी, लेकिन ये बात शंकर मांझी ने छिपाई कि वो जिंदा है और वो मुंबई में है। लेकिन किस्मत देखिए, यहां मुंबई में शंकर मांझी का असल में मर्डर हो गया। बैठिए, आप ही का पुलिस स्टेशन है। अब कहाँ बैठे महाराज, आप लोग तो दिमागी फ्यूज कर दिए। अब आप लोग कह रहे हैं कि शंकर मांझी बंबई में विनोद कुमार बन के रह रहा है, अब साले का मर्डर हो गया। हाँ, ये हम नहीं मान सकते। अरे कैसे मान लेंगे? ये देखिए, विनोद कुमार के ब्लड डिटेल्स, डीएनए रिपोर्ट खुद चेक कर लीजिए। बलिराम बाबू जी, चेक किया जाए, हमको तो ट्रू लग रहा है। सर, हम लोगों के पास तो बहुत सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, जिसमें कि कोई भी ये कैलकुलेट करके पता लगा लेगा कि शंकर मांझी का खून हुआ था। क्या हुआ, आप लोग को भरोसा नहीं हो रहा है? तो चलिए क्राइम सीन पे, हम क्लियर करके दिखाते हैं आपको सब। चलो आइए सर। आइए, तो अब हम आपको क्राइम सीन का चलचित्र दिखाते हैं। बलिराम, तुम उधर जाओ। तो हुआ ये कि शंकर मांझी जो है वो उधर से आ रहा था, और उसका जो ससुर है दशरथ, वो इस पेड़ के पीछे छुप के उसका बाट जो रहा था। ऐसे क्या कर रहा था? अब उसका इंतजार कर रहा है। अच्छा, तो बलिराम आओ। अरे बलिराम, तुम शंकर मांझी हो, हम दशरथ हैं, जब हम बुलाएं तो आ जाना। ठीक है साहब। आओ। अब तो यहाँ खड़े होकर उसका बाट जो रहा था, तो आओ बलिराम। अब तो जैसे ही आया कि दशरथ एकदम उसके सामने खड़ा हो गया, ऐसे दोनों के बीच में झपटम झपटाई हुई, और जो घड़िया है उसकी तो टूट के नीचे गिर गया। अरे रुकिए रुकिए, बीवी ने शादी की सालगिरह पे गिफ्ट दिया था, आप तोड़ रहे हैं इसको। लाइए मैं खोल के देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। लीजिए। तो ये जो घड़ी है यहाँ गिर गया था, और फिर क्या किया, जो दशरथ है वो चाकू निकाल के शंकर मांझी के पेट पे अच्छा, और फिर उसको खींचा। क्या बोल रहा, बहुत मोटा गए हो यार, अभी बहुत भारी हमसे खींच नहीं रहे। तो मान लीजिए कि लाश को दशरथ जो है खींचते हुए लेके जा रहा है, ऐसे खींच के लेके आ रहा है। आइए आइए आप लोग। हाँ, तो ऐसे खींचते 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 इधर से खींचते खींचते यहाँ लाके छोड़ दिया। हाँ, और फिर जो दशरथ है वो देखा कि उसके कुर्ते में खून लगा है। अब गांव वालों को शक न हो जाए तो क्या किया, कुर्ता खोल के उसी पेड़ के पास हमको कुर्ता मिला था, और उसका जो चप्पल का निशान है वो यहाँ से लेकर वहां तक हम लोग को बरामद किए थे ना। जी सर। और फिर उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के हमको पता चला कि जो दशरथ है वो यहाँ पे था, वही मारा है इसको। सर, कोरट में शंकर का खून, उसकी घड़ी, दशरथ का कुर्ता, मोबाइल लोकेशन की डिटेल, चप्पल का जमीन में निशान, ये सब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बनाकर हमने पेश कर दिया। तो आपको दशरथ के चप्पल के निशान मिले, लेकिन शंकर के नहीं मिले। हाँ, वो चप्पल नहीं पहना होगा ना। वो वेपन? अरे वो वेपन तो कहीं गाड़ दिया होगा, देख तो रहे सब खेत खलिहान का है। बॉडी भी गाड़ दी होगी। नहीं सर, बॉडी गाड़ी नहीं होगी, वो जंगली जानवर ले जाके खा गए होंगे। यहाँ चीता सियार बहुत रहते हैं ना। तो हम लोगों को जल्दी निकलना चाहिए, तो हमें भी खा लेंगे। अच्छा, एक काम कीजिए सर, आप दशरथ को छोड़ने की तैयारी कीजिए, क्योंकि वो बेकसूर है। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम लोग इतना मशक्कत से केस को सॉल्व किए हैं, इतना बाई लूटे हैं, और आप सब मट्टी पलीत कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता करना है कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मुंबई में मर्डर किसने और क्यों किया, और 1 साल पहले यह मर्डर की जो साजिश रची गई थी वो किसने रची थी, और फेक मर्डर और रियल मर्डर में कुछ कनेक्शन है क्या। कृपा करके इतना ही काम कीजिए कि शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार के कनेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको थाना बुलवाइए। समझ गए कि नहीं? 1 साल बाद उनकी खबर आई भी तो कैसे, मौत की। हमको पता होता ना साहब कि हमने शंकर बम्बई में, हम मौत के उनके पास चले जाते,
और शायद ये सब होता भी नहीं। आपको क्या लगता है शंकर को किसने मारा होगा? उनके दोनों भाई ने, हरिहर और बासुकी। उनके शंकर की मौत के कुछ दिनों बाद ही दोनों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया और हमसे भी धोखे से अंगूठा लगवा लिया। अब हमारी और हमारे बच्चे की जिंदगी हराम करके रखी है। बाबूजी कब आएंगे? चलो निकलो, तेरा आदमी मर गया है। ये घर से निकलो और अपना बाप भाई का घर पे रहो। चलो, एक खूनी की बेटी को नहीं यहाँ रख नहीं सकते हम। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये घर हमारा है और ये घर की औलाद है, हम कहीं नहीं जाएंगे। देख रहे भैया, तनिको उसके मुंह पे शर्म है। तनिको ये जान रही है कि हमारा मर्द तो मर गया है, तो अपना जवानी का मजाक तो हम ही दोनों सुने लेगी, इसीलिए नहीं जा रही भैया। और कोई बात नहीं है। धरने वाली बना दिया हमें। जब उनका मन आता तब हमारे साथ जबरदस्ती करता। आपने बताया नहीं किसी को ये? बाप भाई के पास गए थे, कुछ नहीं हुआ। अब हम उस घर में नहीं रह सकते। तुमको वहीं रहना होगा। हम उनके पास नहीं रह सकते भैया। अरे तो हम क्या करें? हाँ, हम कोई आश्रम खोल के बैठे हैं यहाँ पर। पुलिस? थाने भी आए थे। ए भौजी, अगर पुलिस को कुछ बताई ना तो तुमको भी भेज देंगे सीधा शंकर भैया के पास स्वर्ग में, ठीक है ना? ये बात को ना अपने भेजा में घुसा लो, वरना तुम्हारी बेटी को ना कोठा में बेच देंगे। निकल। यही शंकर के सबसे बड़े दुश्मन थे। इन लोगों ने पहले उसको भड़काया, फिर उनका खून का योजना बनाया। हमने बापूजी को जेल भेजे और फिर उनको बंबई भेज दिए। और जब यहाँ पे मामला ठंडा हो गया तो शंकर को मार दिया। चंपा के बाप दशरथ ने अपने बेटे पप्पू के साथ मिलकर शंकर को मार दिया साहब। हाँ साहब, अब यहाँ मरे या बंबई में मरे, लेकिन सर सच बात यही है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और एक बात और साहब, वो उसे पूरे गांव के सामने मारने की धमकी दिया था साहब। हम सोच रहे थे साला तुमसे पैसा लेकर व्यापार शुरू करेंगे, तुम साला करोड़ लेकर मर जाओगे, पपुआ को दे दोगे। अगर हमको देने के लिए ना तुम्हारी अंटी से कुछ नहीं निकले। हाँ नहीं निकलेगा, समझ गए ना? अब जाओ यहाँ से। जा रहे हैं, और तुम्हारी बेटी और नाती को यहीं भेज देंगे। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है, शादी कर दी है ना, सब हो गया बस। और यहाँ लाके छोड़ दोगे तो मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप। साहब, अब आप कह रहे हैं कि शंकर बंबई विनोद बन कर आया, तो अब हमको भी सही लग रहा है साहब। उसका बाप तो बड़ा चतुराई से जेल चला गया और उसका बेटा पप्पू बंबई आकर हमारे शंकर को मार दिया साहब। तुम दोनों मुंबई क्यों नहीं आते? हाँ, फिल्म राइटर बनने के लिए? अगर दशरथ और उसका बेटा पप्पू उसने तुम्हारे भाई को मारा है तो ये क्या है? देखो, भाई के मरते ही तुमने जमीन का बंटवारा क्यों किया? क्योंकि साहब पप्पू की नजर शंकर के हिस्से की जमीन पे थी। वो चंपा को पटाकर जमीन हड़पना चाहता था साहब। हाँ साहब, हमारे गांव का नियम है साहब कि कोई एक भाई मर जाता है तो जमीन जायदाद बाकी के भाइयों में बांट दिया था साहब। अच्छा, तो भाई के मरने के बाद उसके बीवी पे रेप करने का भी नियम है क्या तुम्हारे गांव का? हाँ? ये सब झूठ है साहब, ये सब झूठ है। हाँ साहब, अब चंपा के पास तो कुछ बचा नहीं है ना साहब, तो हम दोनों को फंसाने के लिए ना तिरिया चरित्र दिखा रही है साहब। क्या तिरिया? क्या तिरिया चरित्र मतलब चरित्र ही। हाँ साहब। अरे आपको आपके चरण छूने दीजिए। आप लोग देवता बन के आए हो हमारे लिए। हम बहुत बोले सबको सर कि हम शंकरवा को नहीं मारे, कोई हमारी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहा था सर। लेकिन तुम्हारी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल एविडेंस के तौर पे कैसे मिले? हमको नहीं पता साहब क्यों वो सब वहां कैसे पहुंचा। हम रोज दोपहर में साहब 2 बजे से 5 बजे तक सोते हैं साहब। उस दिन भी हम सो रहे थे। क्या ऐसा भी नहीं ये सब मास्टर प्लानिंग आपका ही झूठी साजिश? और तुम जेल आ गए, शंकर को मुंबई में भगा दिया, वहां किसी से उसको मरवा दिया ताकि किसी को तुम पे शक न हो और तुम निर्दोष साबित हो। कैसी बात कर रहे हैं साहब? हमको देख के आपको ऐसा लगता है कि इस बुढ़ापे में हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं?
तो पप्पू जैसा जवान लड़का है तो कुछ भी सोच सकते हैं। उसको सुनाओ मत कीजिए सर, वो मर गया हमारे लिए। जब से हम जेल में आए हैं तो हमारा काम धंधा सब हथिया लिया है। चाहता तो कोई वकील करके हमको छुड़ा सकते थे। इसका मतलब पप्पू को फायदा है तुम्हारे जेल में रहने से। फायदा मतलब दोनों हाथ घे में है। क्या ऐसा तो नहीं आपको पप्पू ने फंसाया, शंकर को मुंबई के रास्ते से हट जाए? पप्पू कुछ भी कर सकता साहब, कुछ भी कर सकता। साहब बाबूजी तो हमारे सठिया गए, जेल में रह के उनका दिमाग फिर गया। साहब शंकरवा की क्या औकात थी? अरे कुत्ता था हमारा, और कुत्ते को पाल कर रखते हैं साहब, मारते थोड़ी ना है। साहब एक बात तो क्लियर हो गई है, शंकरवा को हमारे बाबूजी ने नहीं मारा है। अब हम बताते हैं कि शंकरवा को किसने मारा। शंकरवा को मारा है उसके दोस्त शिवू ने। शिवू ने उसको ताड़ी पिला पिलाकर बर्बाद किया है। बोले पप्पू भाई शुरू करो। अरे ये सब हम नहीं पीते हैं। चखना तो खा सकते हो। ये समझो हम काहे बुलाए हैं, शंकर के दहेज का जितना पैसा है सब हमको दीजिएगा। काहे? अरे तो नई कंपनी में बढ़िया स्कीम आया है, 2 साल में पैसा 2 गुना। नहीं नहीं, शंकरवा जब तक हमको नहीं बोलेगा हमको ना पैसा नहीं देना। सिंबा से बढ़कर कुछ नहीं है। दे दो, ये बात दे दो, अरे दे दो, दे दे। हाँ दे दो। सचित ये बात हुई ना, देखना बाप। और साहब उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई और शंकरवा का सारा पैसा डूब गया। अरे 5 लाख कहाँ से चुकता करेगा साहब? पहले उसने यहाँ पर नाटक किया, फिर हमारे बाबूजी को फंसाया। हम तो कहते हैं साहब उस शिवू कंपाउंडर ने ही जो है शंकरवा को बंबई में मारा होगा। साहब हमने शंकर को नहीं मारा, जिगरी दोस्त था हमारा वो। और साहब हम पैसा उसका हम आज नहीं तो कल लौटा ही देते। और साहब काहे मारेंगे हम शंकर को? वो तो पैसे के लिए हमसे कभी तगादा भी नहीं किया, उसने पैसे हमसे कभी मांगा भी नहीं साहब। तुम कंपाउंडर हो ना, तुम्हें खून निकालना तो आता होगा? बिल्कुल आता है साहब। हाँ, तो ये शंकर का मर्डर का जो नाटक है ये तुम ही नहीं किया, बराबर है ना? नहीं साहब, तो क्या कह रहे हैं आप? झूठ मत बोलो, शंकर को तुम नहीं मारा, तुमने शंकर का खून निकाला। तुम्हें पता था दशरथ ने शंकर को मारने की धमकी दी है, मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप, और तुम दशरथ को फंसाना चाहते थे, बराबर? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल गलत है। झूठ बोलो तुम्हें पता था दशरथ दोपहर में सोता है, तुम दोपहर में दशरथ के घर पे गए, उसकी चप्पल, कुर्ता और मोबाइल चुराया। तुमने पहले से ही शंकर की घड़ी चुराई थी और उस घड़ी के ऊपर और दशरथ के कुर्ते के ऊपर शंकर का खून लगाया। दशरथ के घर वापस गए और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल वहां रख के आ गए। साहब इतना दिमाग होता तो इस एरिया के एमएलए होते। झूठ बोल रहे हो तुम फिर से। तुमने शंकर को मुंबई भेजा, शंकर को मारा, फिर से तुम गांव गए ताकि तुम्हारे ऊपर किसी का शक न हो। हम आज तक पटना नहीं गए साहब, बंबई कहाँ जाएंगे साहब? यकीन कीजिए हमारा, हम शंकर का खून काहे करेंगे? भगवान कसम कह रहे हैं साहब, हमने शंकर को नहीं मारा है, विश्वास कीजिए। शिरके, हाँ सर। यहाँ के शक्कर में बहुत मिठास है, 3 चम्मच में चाय एकदम मीठी हो जाती है, चौथी की जरूरत ही नहीं। वाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, विनोद कुमार मर्डर केस में अपने खबरियों से कुछ खबर? कुछ नहीं सर, ये विनोद के केस में कुछ हाथ ही नहीं लग रहा। वैसे जिस सोसाइटी में उसका मर्डर हुआ था, मैंने वहां के सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और बाकी के लोगों से भी पूछताछ की है सर। उनकी बातें सुनकर सब क्लियर ही लग रहा है। ये चंपा का बाप दशरथ, ये चंपा का भाई पप्पू, ये चंपा के देवर मतलब शंकर मांझी के भाई हरिहर बासुकी, और ये शंकर मांझी का अच्छा दोस्त शिवू। सर अगर चंपा को छोड़ दें तो मोटिव इन सबके पास लगता है। हो सकता है इनमें से किसी एक ने विनोद को मारा हो या फिर किसी के थ्रू मरवाया हो। शिरके, अभी हम लोगों को 3 ड्यूटी को अंजाम देना है। 1 नंबर ड्यूटी, शंकर मांझी को मुंबई में किसने मारा। ड्यूटी नंबर 2, शंकर मांझी के मर्डर की साजिश या बिहार में किसने की और उसका ससुर दशरथ उसको किसने फंसाया, और ये चीज शंकर मांझी ने सबसे क्यों छुपाई। और ड्यूटी नंबर 3, अगर ये दोनों बासुकी और हरिहर चंपा से जबरदस्ती करते थे या करते हैं तो इनको रंगे हाथ पकड़ना। सर इस काम में तो हमें बिहार पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। अरे आइए आइए केलकर साहब,
ये लीजिए बिहार का वर्ल्ड फेमस स्वीट, खास आपके लिए मंगवाए हैं। लीजिए, लो सिर। बहुत मीठा है। क्या है ना सर, बिहार है, सब तीखा होता है और मीठा आपको ज्यादा पसंद है, इसलिए आपके लिए मंगवाया है। सर सब मिलके साथ चलेंगे तो सब मीठा होता है ना। हाँ, इसलिए तो हम यहाँ आए। हमें हरिहर और बासुकी को अरेस्ट करना है। काहे? अरे आपके सामने तो चंपा ने कहा। जब उनका मनाते तब हमारे साथ जबरदस्ती करते। अरे क्या सर, एक औरत ने आपके सामने 2 टेसू क्या बढ़ा दिए, आपने विश्वास कर लिया। और आप लोग तो खुद ही बहुत समझदार है। आपको बिहार पुलिस से क्या जरूरत है? प्रूफ के साथ जाइए और पकड़ लीजिए, हमारा फुल सपोर्ट रहेगा आपको। आपसे यही उम्मीद थी। सर काम हो गया है। एक लड़के को खबरी की ट्रेनिंग दे दी है, वो हरिहर और बासुकी इन दोनों के ऊपर नजर रखे हुए हैं। अगर ये दोनों चंपा के घर में कोई गड़बड़ करते हैं तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करेगा। गुड। मेरे दिमाग में एक आइडिया है शेर के। अपने पास जितने भी सस्पेक्ट्स है उनमें से कोई ना कोई तो मुंबई गया होगा शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर करने के लिए। मुजफ्फरपुर से मुंबई जाने वाली जितने भी ट्रेनें हैं उसके टिकट रिकॉर्ड निकालो और सीसीटीवी फुटेज भी देखो स्टेशन का। और एक काम करो, जितने भी सस्पेक्ट्स है ना उनके कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन निकालो। किसी ने तो यहां से कॉल करके वहां मुंबई में किलर को सुपारी दी हुई विनोद कुमार का मर्डर कर। अरे सुलेमान भाई समझाओ ना इसको, क्या खाली पीली फोकट टाइम खोटा कर रही है। अरे एक दिन ये जवानी ढल जाएगी ना, कोई पूछने का भी नहीं इसको। बहुत हो गया, एक बार निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आए ना तो पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। एक मिनट बात, देखो बेटा, जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा। कब तक घर पे बैठी रहोगी और रोती रहोगी? मेरी मानो, काम पे लग जाओ, मन लगा रहेगा। नहीं बाबा, विनोद कभी नहीं चाहता था कि मैं बार में डांस करूं या ऐसा कोई खराब काम करूं। उसे कसम दी थी मैंने कि ये काम दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं झाड़ू कटका लगा लूंगी, भूखी मर जाऊंगी, लेकिन दोबारा उन बदनाम गलियों में कदम कभी नहीं रखूंगी। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए बिहार से आओ मुंबई। साहब हरिहर और बासुकी अभी भी चंपा के घर में घुसे हैं। कर तो दुल्हन उनका शिर के बिहार पुलिस को बुलाओ, तब तक दोनों भाइयों को मैं संभालता हूँ। चलो मम्मा को छोड़ो, हमको अंदर आने दो। मम्मा को छोड़ो, हमको अंदर आने दो। हम लोग को छोड़ो, दरवाजा खोलो, हमको अंदर आने। मम्मा को छोड़ो, हम अंदर आने। हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, तुम्हारे अम्मा को बाहर बुलाइए। जाओ 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 चलो। बहुत गर्मी चढ़ा है तेरे को। लेके जाओ इनको अंदर। देखो नारी का शोषण करते हैं, नारी का शोषण करते हैं। रामायण नहीं पढ़े हो क्या? हाँ, भाभी मां समान होती है। हेलो, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके। सर इन दोनों के ट्रेन टिकट्स और फोन लोकेशन की डिटेल्स आ गई हैं। तो जिस दिन मुंबई में विनोद का मर्डर हुआ उसके 6 दिन पहले ये दोनों मुंबई में थे और उनके फोन की लोकेशन से प्रूफ होता है। तुम दोनों झूठ बोल रहे थे। अब बताओ शंकर मांझी और विनोद कुमार को मुंबई में कैसे मारा? अम्मा कसम साहब, हमने नहीं मारा साहब। तो मुंबई किस लिए गए थे? रानी की बात देखने? सच बताओ। ये जब तक सच नहीं बताते नहीं मारते हो इनको। सच बताते साहब, सब सच बताते साहब। ये सच है कि हम लोग शंकर भैया को मारने गए थे बम्बई साहब। वो बहुत खुशी हुई भैया कि तुम जिंदा हो, और जो तुम पैसा बोले थे ना वो हम सब लेके आए, बैग में है होटल में। नहीं अच्छा है, गांव में बड़ा परेशानी है। नहीं रहो, शादी करो, गांव में हम सब संभाल लेंगे। सही कह रहे हो हरिहर भैया, कल हम लोग सुबह वाली ट्रेन से जा भी रहे हैं। सुबह जा रहे हो? यहाँ पास में माता का मंदिर है, शाम को दर्शन करते हैं।
शाम को शंकर भैया हमें माता के मंदिर में ले गए थे। मंदिर बहुत फेमस है, जो भी मुराद मांगोगे पूरी हो जाएगी। जय हो चंडिका देवी। क्या करो? हम लोग शंकर भैया को बहुत खोजे पर वो नहीं मिले साहब, इसलिए हम लोग वापस चले गए। शंकर भैया को हम लोग नहीं मारे हैं साहब, ये सच बात है साहब। वो हम पता कर लेंगे। फिलहाल अपनी भाभी चंपा के शोषण और बलात्कार के जुर्म में तुम्हें पुलिस कस्टडी मिलती है। कल इनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करो। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज है। तो दोनों भाई सच कह रहे थे सर। जिस दिन विनोद का मर्डर हुआ मुंबई में, वो एक दिन पहले ही वापस आ गए थे। मतलब शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार का मर्डर इन दोनों ने नहीं किया। शंकर मांझी ने खुद का मर्डर कैसा प्लान किया, ये हमारे सामने पहली थी और उसे हमें सॉल्व करना था। हमारे प्रॉब्लम बढ़े जा रहे थे। मुंबई हेडक्वार्टर से हमें फोन आ रहा था वापस आ जाओ, और ऐसे में और एक प्रॉब्लम आया। मेरा पीएसआई शिरके, इसको बाहर का खाना खाने की वजह से बदहजमी हो गई। आप लोग मुंबई पुलिस से है ना? शंकर मांझी ने हमारे यहाँ 2-3 दिन काम किया था, फिर अचानक उसके मर्डर की खबर मिली। 2-3 दिन क्या काम किया शंकर मांझी ने? कुछ नहीं साहब, वो ब्लड डोनेट करवा दिया था। जो ब्लड डोनेट करने आते थे, खून निकालने में वो उनकी मदद करता था। वो अपना सारा सामान इसी में रखा करते थे। सर, अरे ये तो ग्लोव्स है, सिरिंज। शिबू को बुलाओ। इसे पहचानते हो? ये शंकर मांझी के घर में मिला। हाँ साहब, ये हमारे क्लिनिक का है। अब शंकर ही सब प्रैक्टिस करने के लिए हमसे मंगवाया था। 100%? 100% साहब, सही बोल रहे हो? भगवान कसम। गुड। चल। इन चीजों को शंकर ने अपना खुद का मर्डर प्लान करने के लिए यूज किया, अपने ससुर से बदला लेने के लिए और उनको फंसाने के लिए, क्योंकि ससुर ने उसको बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए थे। ये आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? शंकर ने एक क्लिनिक में 2-3 दिन काम किया था। वहां के डॉक्टर ने बताया वो वहां खून निकालना सीख गया था। उसने ये सारी चीजें शिबू से मंगवाई और सबसे पहले खुद का खून निकाला। शंकर को मालूम था कि उसका ससुर दशरथ रोज दोपहर को 2 से 5 के बीच में सोता है। वो वहां गया, उसने ससुर की चप्पल, कुर्ता और मोबाइल चुराया। फिर मर्डर ऐसे जगह प्लान किया जहां चप्पल के निशान मिट्टी में बने। फिर उसने अपनी खुद की घड़ी तोड़ी, घड़ी पर और ससुर के कुर्ते पर खुद का खून डाला और वो दोनों चीजें वहीं छोड़ के भाग गए। सबको ऐसा लगा कि पूरे गांव के सामने दशरथ ने शंकर को मारने की धमकी दी थी, मार के काट के तुमको जंगल में फेंक देंगे आप। तो शायद दशरथ ने शंकर को मारा और उसके बॉडी को जानवर खा गया। किलकर साहब, आपकी थ्योरी में लॉजिक है। ए बलिराम, स्लोट मार। तुमने हमें जो इज्जत दी उसके लिए धन्यवाद। ये केस तुम्हारा सॉल्व होगा, हमारा नहीं। क्या? ठीक है सर, खबरी का कॉल आया था, बोल रहा था कि शबनम ने फिर से डांस बार ज्वाइन कर लिया है। क्या? और सर वो प्रोस्टिट्यूशन भी करने लगी है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है फिर से क्यों कर रही हो तुम ये सब डांस बार, प्रोस्टिट्यूशन। हाँ, तुमने तो कहा था विनोद से बहुत प्यार है तुम्हें, तो ऐसे तो नहीं उसका इस्तेमाल कर लिया, उससे पैसे लिए मार दिया। खुदा कसम साहब, मैं चलती ट्रेन के सामने कूद जाऊंगी, लेकिन विनोद के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। जब उसकी मौत की खबर आई तब आजान होने वाली थी। मैं नमाज पढ़ने ही जा रही थी, लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी। साहब, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा खुदा मेरी फरिश्ते को मुझसे कैसे छीन सकता है। 1 मिनट, तुमने कहा अजान के वक्त तुम्हें खबर है,
जी सर। मतलब दोपहर 1:05 1:10 के बीच में हमें खबर 2 बजे मिली, मर्डर 1 बजे हुआ। हमसे पहले तुम्हें कैसे खबर मिली? अब्बू को जैसे ही पता लगा विनोद की मौत के बारे में, उन्होंने फौरन मुझे बता दिया। शबनम, दरवाजा खोलो शबनम। क्या हुआ अब्बू? गजब हो गया, विनोद का खून हो गया। ये क्या बेहूदी बात कर रहे हैं आप अब्बू? खुदा के खौफ से डरिए। नहीं, मेरा यकीन करो शबनम, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं उसके यहां से चाबी लेकर आया हूं। ये आपकी कोई चाल है ना अब्बू? आप मुझे एक बार के हवाले करना चाहते हैं ना? निकल जाइए यहाँ से, जाइए। मुझे लगा कि वो कोई चाल चल रहे हैं। मैंने उन्हें कसम दी और दरवाजा बाहर से ताला लगाकर जाने के लिए कहा, ताकि अगर विनोद आए तो उसे किसी भी तरह का शक न हो। हाँ, इसलिए हमारी पुलिस टीम वहां गई तो हमें दरवाजा बंद मिला। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे अब्बा से डर के विनोद बाहर से ताला लगाता था। शिरके, सुलेमान अहमद। मैंने कुछ नहीं कहा। नाटक बंद कर, बस हो गया तेरा नाटक। सच सच बता। मैंने कुछ नहीं कहा साहब। तेरा मोबाइल लोकेशन बोल रहा है तू उस दिन मर्डर के दिन बिल्डिंग में ही था, और शबनम ने बताया है 1:05 तू घर गया था उसको मर्डर की बात बताने। मर्डर तूने किया, घर पे गया, फिर पुलिस आई, तू वापस आया, तू सब नाटक कर रहा था। सच सच बता रहे तो दूंगा एक रख के। बता दो साहब, बता दो साहब। मैं नहीं चाहता था कि उसका निकाह शबनम से हो। इस 2 करोड़ के सिक्योरिटी गार्ड की क्या औकात है? मैंने इकबाल से बोला था कि विनोद से 2 लाख रुपए का डिमांड कर। मैंने सोचा कि मुझे पैसे देगा, मैं पूरे पैसे लेकर और शबनम को लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन ना ही साहब वो पैसे दे पा रहा था और ना ही शबनम काम कर पा रही थी। और मैंने इकबाल से कहा कि मौका देखते ही वो शबनम से मिले और उसे लेकर गायब हो जाए। जब इकबाल उस पर नजर रखा था, मैं भी दूर से उस पर नजर रख रहा था, और जब इकबाल ने विनोद का पीछा करना छोड़ दिया तो मैं चुपके से सोसाइटी में घुस गया साहब। तू जैसा बुरा बाप तो आज तक नहीं देखा। शर्म नहीं आई तुझे सुलेमान? अपने बेटी से सब करवाते हो, उसे डांस बार में नचवाया, जब इस दलदल से वो निकलना चाहती थी तो उसके सपनों का मर्डर कर दिया। सुलेमान अहमद को शंकर मांझी उर्फ विनोद कुमार के कत्ल के जुर्म में सजा हो गई। कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। शंकर मांझी को बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत थी और उसे गांव में कोई पैसा नहीं दे रहा था, इसीलिए उसके दिमाग में खुद के मर्डर का प्लान आया। वो अपनी वाइफ और बच्ची से अलग हो गया और यहीं से शुरू होगी गुनाहों के दस्तकों की दास्तान, जो उसके मौत पे आके रुक गई। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। सर मल्टीपल स्टैबिंग का केस है। जिस तरह के कपड़े पहने हैं लगता है कि कोई प्रोस्टिट्यूट है। हो सकता है अपने क्लाइंट के साथ झगड़ा हो गया और क्लाइंट कोई गुंडा मावाली हुआ जिसने उसे स्टैब कर दिया। लेकिन गायकवाड़, अगर ये प्रोस्टिट्यूट है तो दिन दहाड़े इस पब्लिक पार्क में? एक काम करो, पता करो आसपास कि ये इसका रेगुलर स्पॉट है और कोई इसे जानता है क्या, पूछो जरा। सर आप में से फोन किसने किया? सर मैंने किया था। सर बॉडी के पास ये पर्स मिला है, शायद इसी लड़की का है। क्या पर्स में? सर एक मोबाइल है, कुछ पैसे है और सर मेकअप का सामान है। आई कार्ड है क्या? देखो। नहीं सर, आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड नहीं है। ठीक है, काम करो, ये मोबाइल किसके नाम पर रजिस्टर्ड है देखो, और उसमें लास्ट कॉल देखो किसका है, उससे पूछताछ करो। सर सर कुछ नहीं मिला। यहाँ तो इसे कोई भी नहीं जानता और आसपास कहीं मर्डर वेपन नहीं मिले। ठीक है, पंचनामा करो और बॉडी को पोस्टमार्टम कर दीजिए। सर मुंबई शहर के एक पब्लिक पार्क में, जहां शाम के वक्त बहुत हलचल होती है, एक सजी धजी लड़की की डेड बॉडी मिलना अपने आप में एक दिल दहलाने वाली घटना है। इस घटना से दिमाग में कई सवाल उभरते हैं। कौन थी ये लड़की? क्या ये लड़की प्रोस्टिट्यूट थी? अगर ये प्रोस्टिट्यूट थी तो शाम ढलने से पहले ही ये एक्टिव क्यों थी? और अगर वो प्रोस्टिट्यूट नहीं थी तो इतना सज धज कर एक पब्लिक पार्क में वो किससे मिलने आई थी? इन सारे सवालों से हमारे कान खड़े हो गए थे। तो क्या उस लड़की को इन सवालों की दस्तक नहीं मिली होगी?
जरूर मिली होगी, लेकिन उसने सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और उसका नतीजा हुआ एक जुर्म, एक खून। सर पार्क में जो लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? लो वड़ा पाव खाओ, लो। सर मुझसे वड़ा पाव नहीं खाया जाएगा। अरे सर आप रिपोर्ट पढ़िए। देखो, भगवान का प्रसाद और मुंबई का वड़ा पाव, उनको ना नहीं बोलते, पहले वड़ा पाव खाओ। सर मैं वो नहीं खा पाऊंगा। सर आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़िए पहले। क्या हुआ गायकवाड़? क्या हमारा डॉक्टर पागल हो गया क्या, या नींद में बनाई है रिपोर्ट उसने? सर मैंने डॉक्टर से रिकन्फर्म किया, ये रिपोर्ट सही है। मतलब हमें जिस लड़की की लाश उस पार्क में मिली वो लड़की नहीं, लड़का थी। मतलब लड़का था। जी सर। इसमें किसी होमोसेक्सुअल एक्टिविटी का तो कोई जिक्र नहीं है। तो फिर एक लड़का लड़की की तरह ड्रेसअप होकर सज धज कर पार्क में क्या कर रहा था? आज के जमाने में हम लड़के और लड़कियों को समान मानते हैं। हमारे आसपास हम कई सारी ऐसी लड़कियां देखते हैं जो लड़कों की तरह ड्रेसअप होती है, और इतना ही नहीं, वो लड़कों की तरह काम भी करती है। लेकिन आज के जमाने में भी एक लड़के का एक लड़की की तरह सज धज कर तैयार होना, पार्क में जाना और वहां उसका खून, इस केस को सॉल्व करने के लिए लड़की बनने वाले इस लड़के के जिंदगी के डिटेल्स का पता लगाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। बहुत थक गई आज के लिए, बस हो गया। एक बात बता, तू तो सिर्फ 2-4 तरह के स्टेप्स करती है। ध्रुव, मैं वही डांस करती हूँ जो माधुरी दीदी ने मुझे सिखाया है। तुझे पता है ना, माधुरी दीदी बार में डांस करती है तो कितने पैसे लुटाते हैं उन पर लोग। तुझे पता है ना ध्रुव, गुजरात से मुंबई वही मुझे लेकर आई है और उन्होंने ही मुझे चांस दिया है, चाहे वो लाइफ हो चाहे डांस। मैं वही करूंगी जो माधुरी दीदी मुझे कहेंगी, वही मेरी गुरु है। क्यों एंजल? पर ये स्टेप्स तो बहुत इजी है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, बोलना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। करो तो जानू। करके दिखाओ। हाँ पक्का? हाँ। हांड बना फिर रहा है। तुझे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, गुलछरे उड़ाने के लिए, समझा ना? चल एंजल, आप भी चलो। चल। देख क्या रहा है? जल्दी झाड़ू लगा। कभी काम नहीं किया क्या? इधर 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 से आपका ठीक से आ जाओ। हाँ, चप्पल निकालो। अरे क्यों? एक मिनट रुको। हाँ आकर ठीक है। चलो बच्चा, जाके कपड़े बदलो। क्या कर रहे थे ये? वो बाई नहीं आई ना, तो इसी ने कहा कि मैं काम कर देता हूँ। मैं तेरे को जानती नहीं दीदी, तुझे ना मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत हो गई। कम से कम ये तो सोचा कर कि बच्चा है, एक दिन बाई नहीं आई खुद कर लेगी तो घिस जाएगी क्या? बच्चा नहीं, बोझ है। माँ बाप तो मर गए, लेकिन बोझ हमारे ऊपर छोड़। बस कर, तू भी तो बोझ है। तू और तेरा निकम्मा पति करता क्या? सोच, अगर मैं नहीं होती ना तो क्या होता तुम दोनों का? आई बड़ी बोलने की। हाँ तो कम से कम एंजल का ध्यान तो रखती हूँ ना मैं। हाँ बिल्कुल रखती है। उसके लिए इतने पैसे भी तो लेती है ना? थोड़ी तो शर्म कर, हमारे सगे भाई का बेटा है, हमारी जिम्मेदारी है। आई बड़ी, एंजल का ध्यान रखती हूँ। आगे से सब नहीं करना। कुछ खाया? मैं मंगाती हूँ होटल से कुछ। उसने बोल दिया लगा झाड़ू लगाने। माधुरी समझती क्या अपने आप को? 2% की इज्जत तो है नहीं, बाहर डांसर कहेंगी, और तू भी यहाँ चिपकी पड़ी है उसके पास। तो क्या करूं? तुम्हारे माँ बाप भाई भाभी के साथ मगन किचन में रहूं? तो रह यहाँ उस एंजल की नानी बन के, जिसके बाप का तो कुछ आता पता है नहीं। मुझे तो ये माधुरी बिल्कुल पसंद नहीं है।
अभी भी खड़ी है जासूस बन के यहाँ पर। सागर इतनी बुरी नहीं है, लेकिन जब से ध्रुव आया है ना, तब से बदल गई है। उसे लग रहा है कि मेरे बिना उसका चल जाएगा, लेकिन इस ध्रुव का कुछ करना पड़ेगा। उसे इस घर से निकालना ही पड़ेगा। नाम लिया और आ गया, जल्दी मरेगा भी नहीं। अरे तू इस पीड़ा को यहाँ से निकालने के बजाय खुद निकलने का क्यों नहीं सोचती? जल्दी से जल्दी जितने हो सके नोट निकाल तेरी बहन से, अपना खुद का घर ले लेंगे। ब्लाउज का नेक डीप रखा है ना, और बैग भी? मैडम आपने जैसा बोला था बिल्कुल वैसा ही बना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अरे मैडम पीछे कहाँ बैठ रही है, आगे बैठिए, एसी की अच्छी हवा आएगी और व्यू भी अच्छा मिलेगा। आई आई बैठिए। ठीक है। बोले भैया, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? मैंने देखा आपने उसको जबरदस्ती टच किया। अरे तुम क्या फड़फड़ा रहे हो? हनी को भी पता है कि हमसे गलती से टच हुआ है, इसलिए वो कुछ नहीं बोली। पैर छू। मेरे नहीं, हनी के। पैर छू और बोल, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बहन। आगे से ऐसी गलती नहीं हुई बहन। अपनी औकात में रहकर समझा ना, और अपने ये हाथ है ना जेब में रखने की आदत डाल, वरना इतने टुकड़े करूंगी कि सिग्नल पे भीख मांगने लायक भी नहीं रहेगा। चल गाड़ी निकाल। ये देखिए अरे मेरे को भी चाहिए। हाँ ये बोला लेते चलना है। अरे बोला भैया, कैसे हो? बढ़िया है। बढ़िया हो ना? कुछ खाए पिए? यार आपके ही मजे, फ्री में आके सीख लेते हो। सच में? अरे मजाक नहीं कर रहा। चलो अभी जाओ, मैडम आने वाली है। अरे भोला भैया चले जाएंगे यार। भोला भैया एक रिक्वेस्ट थी, हमें भी कभी डांस बार ले चलिए ना। एक बार लेके चलो, एक बार। हाँ प्लीज यार। अरे हाँ एक बार प्लीज यार, जाओ मैडम आ गई। जाओ। दीदी तू जा एंजल को लेके, ध्रुव है मेरे साथ। बाय बेटा। हनी, हनी कहाँ है तू? बाप रे क्या लड़की है यार। क्या बात है ध्रुव, क्या लड़की है। देख दिखा, सही लड़की है यार। यार ध्रुव इतनी बुआ मस्त मस्त लड़कियां यहाँ आती है और उन्हें बाल डांसर बना देती है। बाल डांसर नहीं, सोशल वर्कर। ये मेरी बुआ के बारे में ऐसा मत बोला, वो खाली डांस करती है, डांसिंग उनका प्रोफेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देवी है वो, गरीब लड़कियों की मदद करती है ताकि उन्हें काम मिले। हाँ जैसे तू वो हनी के साथ लगा रहता है। मेरे पापा भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वो भी गरीबों की हेल्प करते। उनके पास तेरी बुआ की तरह एक ही बिल्डिंग में 2 फ्लैट, एक सिडान और एक एसयूवी नहीं है। अरे 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 तुम बच्चों जैसा क्यों झगड़ रहे हो? ध्रुव पटाखा का फोटो लाया, काम की बात करते हैं। यार ध्रुव हमें बस इस लड़की से एक बार मिला देना यार प्लीज, ओनली फॉर फ्रेंडशिप। हाँ यार प्लीज एक बार मिला दे। अरे यार ध्रुव तू ही हमारा दोस्त है यार, तेरा नाम कौन है यार, प्लीज कुछ तो कर यार प्लीज। हाँ यार प्लीज एक ही बार मिला यार प्लीज यार ध्रुव प्लीज। ये ध्रुव ना
हमेशा की तरह लटकी दे देता है यार। पट्टू है साला, फिर से कल्टी ले लेगा। मैंने बोला था ना, ये साला कोई लड़की वड़की नहीं ला सकता। पूरा मूड खराब कर दिया। भाई ऐसा होगा तो मैं घर जा रहा हूँ। हाँ? ध्रुव तू सॉरी दीदी, इमेज को अभी निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेल वेल, एक चीज की कमी है, मेकअप। अरे वाह वाह वाह, अब लग रहा है ना तू ध्रुव से ध्रुवी। एक नंबर। मैं काम करती हूँ, तेरी एक फोटो भी खींच लेती हूँ। ध्रुव, मैं आज तुझसे वही सवाल पूछता हूँ जो मेरा बाप मुझे रोज पूछता है और परेशान करता है। क्या भाई, तू लाइफ में क्या करना चाहता है? मैं ना अपनी बुआ की तरह बनना चाहता हूँ, ताकि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, बहुत सारी गाड़ियाँ हो, बहुत पैसा हो और मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। फिर ना भाई, लाइफ ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर तू लड़की होता ना तो अपनी बुआ के जैसा बार डांसर होता और वो सुबह बैग भरकर पैसे घर पे लाता। और तो जो तेरी जहरीली बुआ है ना शिल्पा, उसकी सुननी भी नहीं पड़ती। और वो कमीना बोला तेरा ड्राइवर होता। ये सब ना ये अभी भी कर सकता है। कैसे? जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहकाता है और हम बड़ी आसानी से बहक जाते हैं। हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हम ये समझ नहीं पाते कि हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सूली। ध्रुव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी आगे बढ़ने की ललक और अपनी बुआ माधुरी की तरह अमीर बनने की चाहत ने उसे बार डांसर बनने पर उकसाया और नतीजा हुआ। सर पार्क में जो लड़की के ड्रेस में लड़के की बॉडी मिली थी, उसकी इंफॉर्मेशन हमने सभी पुलिस स्टेशन में भेजी थी, लेकिन कहीं भी उसकी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं है। सर, उस लड़के के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड। मौत के ठीक 2 घंटे पहले उसकी लास्ट बातचीत इस नंबर पे हुई थी और इसी नंबर से उसे कई बार मिस कॉल भी आए थे। सर, एक काम करो गायकवाड़, ये जो नंबर है इसकी डिटेल्स निकालो और पता करो ये कौन है। सर, ये अनीशा का घर है। તે મારી છોકરી છે। તમે કોણ? हम मुंबई पुलिस से। पुलिस? क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी ठीक तो है ना सर? एक मिनट, आप घबराइए मत, हनी को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एक केस के सिलसिले में हमें हनी से बात करनी है। आप बुलाएंगे ना? सब वो तो मुंबई में रहती है। मुंबई? एक बहुत अच्छी महिला है माधुरी सेठी, उसके पास मेरी बेटी रहती है। माधुरी सेठी ने हनी को बहन मानकर गोद लिया है साहब। उसने उसको काम भी दिलवाया है और हमेशा अपने साथ रखती है साहब। इस माधुरी सेठी का एड्रेस और फोन नंबर मिलेगा? माधुरी सेठी, आप में से माधुरी सेठी कौन? मैं हूं साहब।
लेकिन आप यहाँ क्यों आए? आपको किसने फोन किया? सब हमको पुलिस की हेल्प दीजिए प्लीज, आप जाइए। 1 मिनट, आप शांत हो जाइए। देखिए, हमें हनी शाह से बात करनी है। हनी से? क्यों? कुछ पूछताछ करनी। किस बारे में सर? एक लड़के के फोन से हनी के फोन पे आखिरी कॉल किया गया था और हमें उस लड़के की डेड बॉडी मिली। मैं किसी को नहीं समझ रही थी और अपनी जान गवा बैठी थी। भैया मुझे माफ कर देना भैया, मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल नहीं रख पाई, ना तो अच्छी बहन बन पाई ना अच्छी बुआ। आप जब रो रही थी तो मैंने सुना आप कह रही थी कि हम तुझे गुनहगार समझ रहे थे। किस बात के लिए गुनहगार समझ रही थी आप ध्रुव को? देखिए, आप हमसे कुछ भी मत छुपाइए, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगी तो हम ध्रुव के कातिल को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। बताऊंगी साहब, सब कुछ सच सच बताऊंगी। मैं नहीं डरती किडनैपर विडनैपर से, और वैसे भी भगवान का आशीर्वाद रहा ना तो मेरी बेटी जरूर मिलेगी, सही सलामत मिलेगी मुझे। एक मिनट, कौन किडनैपर? आप किस किडनैपिंग की बात कर रही हैं? किसकी किडनैपिंग हुई है? मेरी बेटी का साहब, एंजल का। पहले हम लोगों को लगता था कि ध्रुव ने किडनैप किया है उसे, लेकिन नहीं साहब, अभी उसकी डेड बॉडी देखने के बाद कंफर्म हो गया कि हम सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे। ध्रुव ऐसा कर ही नहीं सकता था, ना तो उसने किया है साहब। आपकी बेटी की किडनैपिंग हुई कब हुई? 2 दिन पहले साहब, ध्रुव के गायब होने के 1-2 घंटे पहले। तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैंने सोचा था साहब कि मैं पुलिस कंप्लेन करूं, लेकिन आपको नहीं मालूम साहब, हमारा ये बार और डांसर लोगों की जो लाइन है ना, बाहर से जितनी ग्लैमरस पैसा सब दिखता है ना सब वैसा है नहीं, सारी बहुत गंदी है। हेलो मनसुख सेठ। अरे मैंने बोला था ना वीकेंड पे तो मिलने वाले, फिर अभी वीकडेज में क्यों फोन किया? ऐसा चाहिए क्या? अरे नहीं बाबा, मेरी बेटी गायब हो गई है, सब जगह ढूंढ लिया, यहाँ वो कहीं भी पता नहीं चला। मैं सोच रही पुलिस कंप्लेन कर दूं। अरे मरवाओगी क्या? गांधी थी जो? अरे तो पुलिस में कंप्लेन करेगी, पुलिस तेरे घर पे आएगी, फिर पूछताछ करेगी कि घर किसका है, फिर तू बोलेगी ये घर मेरा, तो फिर पुलिस मेरे घर पे आएगी, मेरी पूछताछ करेगी, फिर बीवी को ये पता चलेगा कि मैंने एक बार डांसर को रखेल बना के रखा है। अरे तू समझती क्यों न थी? मेरी बदनामी होगी, सर्कल में बदनाम हो जाऊंगा, घर पे बदनामी होगी। एक काम करो, फिरोज के लिए फोन आने दो, वो जितने पैसे मांगेंगे ना उनके मुंह पे मार देंगे और एंजल को छुड़वा लेंगे, ठीक है? बस इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेन करने का प्लान ड्रॉप कर दिया साहब। आपकी बेटी क्यों? 6 साल की है साहब, और उसे दमा की बीमारी है साहब। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ साहब, लेकिन अभी वो ठीक है, ऐसा किडनैपर ने बोला। मतलब आपको किडनैपर का रैंसम कॉल आया था? आया था साहब, 2 बार आया था। पहला कॉल तब आया था जब ध्रुव हमारे साथ था। बुआ अब परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, 10 लाख तैयार रखना। हेलो, हेलो। और दूसरा कॉल? दूसरा कॉल ध्रुव के गायब होने के बाद आया था सर। हम लोगों को लगा कि ध्रुव ने ये सब किया, किडनैपिंग करवाई, क्योंकि दूसरा कॉल थोड़ा अटपटा था साहब। हेलो, माधुरी से भी अपनी बेबी को लेकर परेशान मत होना, बस हमें ज्यादा नहीं 10 लाख चाहिए। कब तक अरेंज कर सकती हो? तुम कौन बोल रहे हो? इस क्वेश्चन से तुम्हें तुम्हारी बेटी तो नहीं मिलने वाली। नहीं, वो अभी 2 घंटे पहले किसी और का भी फोन आया था दूसरे नंबर से, वो भी 10 लाख की डिमांड कर रहा था, इसलिए। वो फर्जी था, कोई तुम्हें उल्लू बना रहा है। एंजल है ना तुम्हारी बेटी का नाम? हाँ, देखो उसको ना अस्थमा है, वो पंप के बिना। डोंट वरी, हम उसका वो इनहेलर ले लेंगे।
बस तुम 10 लाख की जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट कर लो। आप अपनी बेटी की फोटो यहाँ दे दीजिए और वो दोनों नंबर्स भी दीजिए जहां से आपको फिरौती के लिए कॉल आया है। हम जल्दी से जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, ये सब लोग? साहब ये मेरी बड़ी बहन है शिल्पा, उसके हस्बैंड, और ये हनी मेरे साथ काम करती है। इनके अलावा आपके घर में और कौन? कोई नहीं है साहब, माँ बाप बहुत पहले मर चुके। एक बड़ा भाई था, नागपुर में रहता था, तो उसका भी कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी के साथ। ध्रुव उनका ही बेटा था साहब, जो हमारे साथ रहता था। और आपके हस्बैंड? मेरी शादी नहीं हुई साहब। सॉरी, एंजल के फादर? वो मैं कंफर्म नहीं बता सकती साहब, उस टाइम पे। आप प्लीज अपना फोन मुझे देंगे? डरिए नहीं, हम सिर्फ आपके फोन में एक ऐप फिट करेंगे। आपको किडनैपर का जब भी फोन आएगा हमें तुरंत पता चल जाएगा। प्लीज। हेलो, तुम्हारी बेटी हमारे पास है। 10 लाख तैयार रखना, कब कहाँ देने हैं बता देंगे। हेलो, माधुरी सेठी, अपनी बेबी को लेकर परेशान मत होना, वो हमारे पास है। बस हमें ज्यादा नहीं, 10 लाख चाहिए। कब तक अरेंज कर सकती हो? तुम कौन बोल रहे हो? इस क्वेश्चन से तुम्हें तुम्हारी बेटी तो नहीं मिलने वाली। गायकवाड़, ये दोनों फोन कॉल्स अलग अलग लोगों ने किए हैं। जी सर, दोनों की आवाजें अलग हैं और बात करने का तरीका भी अलग है। सर एक ये हो सकता है कि इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड ध्रुव हो, और ध्रुव के मर्डर के बाद किडनैपर्स में फूट पड़ गई और अब अलग अलग फोन कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिसने इस एंजल को किडनैप किया है उसी ने ध्रुव का मर्डर भी किया है। ध्रुव को रख के कोई फायदा नहीं था इसलिए ध्रुव को मार दिया, और अब एंजल को रख के फिरौती की रकम वसूल करना चाहता है। मतलब अगर हमें एंजल का किडनैपर मिल गया तो हो सकता है ध्रुव का कातिल भी मिल गया। पता नहीं साहब, अचानक से ये सब क्या हो गया। मेरा ध्रुव दुनिया छोड़कर चले गए। मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी। बेटा एक मिनट, तुम तीनों ध्रुव के दोस्त हो? हाँ अंकल। अच्छा, मुझे ध्रुव के बारे में तुमसे कुछ पूछना है। अंकल आप कौन हो? बेटा मैं पुलिस से। अच्छा, ये ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी, उसे कौन मार सकता है, कुछ जानते हो? नहीं अंकल। ध्रुव लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनता था? अंकल उसे डांस का बहुत शौक था, फिर वो जब अपनी बुआ के यहाँ रहने आया तो यहाँ डांस की रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। लेकिन डांस का लड़की बनने से और ये लड़कियों के कपड़े पहनने से क्या कनेक्शन है? अंकल उसे लगा वो अपनी बुआ की तरह बार डांसर बन के बहुत पैसे कमा सकता है। तो फिर वो कपड़े किसके हैं जो वो पहनता है, उसकी बुआ के? नहीं सर, वो उसके घर में रहती है ना हनी, उसके थे। ध्रुव ने जो ड्रेस पहनी थी वो ड्रेस तुम्हारी थी? हाँ सर। ध्रुव को ये लड़कियों वाली ड्रेस पहनाना, ये पूरा आइडिया तुम्हारा था? नहीं सर, एक दिन जब मैं अपने घर पर थी और नहा रही थी तो ध्रुव घर पर आया था और सर खुद ही उसने ये ड्रेस ट्राई कर ली थी। ध्रुव, सॉरी दीदी, मैं इसको अभी निकाल। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है हनी, ध्रुव को किसने मारा होगा? ध्रुव को जाना था, चले गया। अब प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए ना। देखिए मैडम, ध्रुव के मर्डर में और आपकी बेटी की किडनैपिंग में कोई कनेक्शन है। अगर ध्रुव का मर्डरर पकड़ा जाएगा तो आपकी बेटी भी मिल जाएगी। सर आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मेरी एंजल के बिना मेरा एक दिन कैसे बीता उसे मैं जानती हूँ। आपको मर्डर की पड़ी, किडनैपर को पकड़िए ना सर। लेकिन मुझे पहले अपनी बेटी की आवाज सुननी। मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है? 2 पैसों का इंतजाम कर। लेकिन वो हेलो हेलो हेलो, तबीयत ठीक है, जैसे ही बोलेगी फोन करता हूँ। 2 पैसों का इंतजाम कर। सर
ये आवाज उस किडनैपर की लग रही है जिसका कॉल सबसे पहले आया। मतलब ध्रुव गायब होने से पहले। और वो जो दूसरा कॉल था उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया। नहीं, समथिंग इज रॉन्ग गायकवाड़। मुझे लगता है कि रियल किडनैपर एक ही है जिसके पास ये एंजल है। मुझे बताओ, इसका पहला फोन कॉल कैसे आया था? तो उसने पहला कॉल पब्लिक फोन बुथ से किया था। अच्छा, और वो जो दूसरा कॉलर था उसने दोबारा कभी फोन नहीं किया। तो दूसरे किडनैपर ने अपना कॉल इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू किया था, लेकिन उसका आईपी एड्रेस हम अब तक ट्रेस नहीं कर पाए। ये जो पब्लिक फोन बूथ है इसके आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करो। सर वहाँ आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला और एंजल और ध्रुव की फोटो भी हमने आसपास लोगों को दिखाई, लेकिन किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं। एज ए पुलिस ऑफिसर ये केस मेरे लिए टेस्ट था। एक छोटी बच्ची एंजल की जान खतरे में थी, उसे किडनैपर से छुड़वाना मुझे प्रायोरिटी लग रही थी, लेकिन तभी ध्रुव मर्डर केस में हमारे सामने कोई लीड आ जाती और हमारा ध्यान उधर बढ़ जाता। आखिरकार हमने ये सोच समझकर डिसाइड किया कि हम एंजल को छुड़वाने पर ही पूरी तरह से कंसंट्रेट करेंगे, और तभी हमारे सामने एक ऐसी लीड आई जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत मदद मिली। मैडम कहिए, मुझे बड़े इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। बोलिए। हनी, क्या बात है? सर जब लास्ट टाइम आप मुझसे मिले थे तो मुझे कुछ बात बतानी थी आपको, लेकिन मैं कुछ बताती तब तक माधुरी दीदी वहां आ गई थी। सर ध्रुव को शक था कि एंजल की किडनैपिंग ओम जी ने की है। क्या बात है ध्रुव? हनी दीदी, आपने नोटिस किया जब ओम फूफा जी घर से बाहर गए थे उसी बीच में किडनैपर्स का फोन आया? हाँ, मुझे लगता है ओम फूफा जी ने किडनैप करवाया एंजल को। फिर ध्रुव ने क्या किया? सर फिर ध्रुव ने डिसाइड किया कि वो ओम का पीछा करेगा, लेकिन सर मुझे बहुत डर था कि कहीं ध्रुव को कुछ हो ना जाए, इसलिए सर मैंने ध्रुव को लड़की बनाया ताकि ध्रुव पर कोई शक ना करे। शिल्पा, मैं जरा नीचे जाकर आता हूँ। हेलो ध्रुव, ओम जी निकल चुके, तुम भी निकलो। लेकिन ये बात तुमने माधुरी को क्यों नहीं बताई? सर हमें पहले सिर्फ ओम जी पर शक था, हम पहले इस बात को कंफर्म करना चाहते थे, लेकिन ध्रुव की मौत के बाद यकीन हो गया कि ओम जी ही गलत है, क्योंकि ध्रुव ही लड़की बनकर उसका पीछा करने गया था। मतलब ये हो सकता है कि ध्रुव का मर्डर ओम ने किया? हो सकता है सर, क्योंकि सर ध्रुव के मर्डर के बाद मैं माधुरी दीदी से बात करने गई थी। किधर जा रही थी? मैं जा रही हूँ माधुरी दीदी को तुम्हारा सब सच बताने के लिए। तो सबको सच्चाई बताएंगे, रुक। हेलो। हाँ माता जी, जय श्री कृष्ण। हनी से बात करिए। ले बात कर, बात कर। हेलो। हाँ डिग्री, हाँ तू ठीक तो है ना? हेलो। देख, तेरी माँ ये समझती है कि तू यहाँ पार्ट टाइम नौकरी करके पढ़ाई कर रही है, और अगर तू ये चाहती है कि तेरी माँ इसी झूठ के साथ खुश रहे तो कुछ सच्चाई छुपाना भी सीख ले, नहीं तो तेरी सच्चाई अगर उसके सामने आ गई ना तो सोच ले, बेचारी जीते जी मर जाएगी। सर इसलिए इतने दिन मैं चुप रही, लेकिन सर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सर तुम लोग से कर उचलून फायदा क्या है गायकवाड़? हमारे पास प्रूफ क्या है? हमारे पास क्या प्रूफ है कि ओम ने ध्रुव को मारा है, या ओम ने ही एंजल को किडनैप किया है, या फिर ऐसी कोई डिमांड की? अगर उठा भी लेंगे तो कोर्ट में मुकर जाएगा, छूट जाएगा। उसको रेड हैंडेड पकड़ना पड़ेगा। शिल्पा, मैं जरा आता हूँ, थोड़ा काम है। हेलो। हाँ सर, ओम जी अभी बाहर निकले। ओके, थैंक यू।
घंटे होश में रह ले। एक बार तेरी माँ तुझे देख ले, मुझे मेरे पैसे एंजल, एंजल, बैकवर्ड, लड़की क्रिटिकल है, तुरंत लेके जाओ हॉस्पिटल। चलो चल चल चल। पानी नीचे सर, पानी नीचे सर। एक छोटी सी बच्ची के जान के साथ खिलवाड़ किया तूने। सिर के बख्ता का एक खाला तोड़ना फिर जा। दबे सर, एंजल अब ठीक है। ठीक है, अब ये बता तूने ध्रुव को क्यों मारा? मैंने मारा सब, बिना मारे से। ध्रुव को ये पता चल गया था कि तूने एंजल को किडनैप किया है और इसीलिए तूने उसका मर्डर किया। वो मेरे पीछे आया जरूर था, पर उससे पहले मुझे पता चल गया था। जब मैंने ध्रुव को पहचान लिया तो मैंने उसे घुमा कर चकमा दे दिया। उसके बाद से मैंने भी उसे नहीं देखा था। तो तू ये कहना चाहता है कि जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन 5:30 बजे तू उस पार्क में नहीं था? नहीं था सर, मैं तो वो एंजल के लिए वो दवाई लेने गया था। और आप चाहे तो मेडिकल वाले से पूछ लीजिए सर। देखो, लड़की की किडनैपिंग के जुर्म में तो तू यहां पर सड़ेगा ही। अब बस देखना यह है कि मर्डर के जुर्म में तू फांसी पर चढ़ता है या नहीं। मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ध्रुव का मर्डरर कोई बाहर का आदमी नहीं है, इन्हीं में से कोई एक है जो उसका मर्डरर है। इस ओम के लिए बैग को चेक कर ली, ये सच कह रहा है। ये मेडिकल शॉप में दवाई की पंप ले रहा था। बचे माधुरी, उसकी बहन शिल्पा, हनी, ड्राइवर भोला और ध्रुव के 3 दोस्त मुदित, आरव और जिमी। पर हमारी पूछताछ में अब तक ये पता चला है कि ये शिल्पा ध्रुव से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बुलाओ इसे। ध्रुव के आने से आप बहुत ही इनसिक्योर हो गई थी। आपको ऐसा लगने लगा कि माधुरी की लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अगर ध्रुव माधुरी के घर में टिक गया तो हो सकता है कि कल को माधुरी आपको घर से बाहर निकाले। अगर ऐसा हुआ, आपकी कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो जाए और इसीलिए आपने ध्रुव का मर्डर किया। नहीं साहब, मैंने ध्रुव को नहीं मारा। आप चाहिए तो किसी से भी पूछ लीजिए। जब ध्रुव की मौत हुई मैं माधुरी के घर पर थी। साहब, मुझे नहीं पता शिल्पा उस दिन घर पे थी या नहीं, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? साहब, वो मैं उन लोगों से मिलने गई थी जिनके साथ मेरे पहले संबंध थे। मेरा मतलब है एंजल के पैदा होने से पहले। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि उनमें से किसी ने बेटी को पाने की लालच में उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। ठीक है, उन सारे लोगों के नंबर्स और नाम हमें चाहिए। जी। वैसे आप गई कैसे थी? गाड़ी से? हाँ सर। अपने ड्राइवर को बुलाइए जरा। सर, भोला तो उस दिन से आया ही नहीं, मैं गाड़ी खुद चला कर गई थी और तब से उसका फोन भी बंद है। कहाँ रहता, कहाँ है भोला? भोला, भोला नाम है ना तुम्हारा? जी। भोला, शक्ल तो बड़ी कमीनी है तुम्हारी। एक बात बता बोलो, ध्रुव की वजह से तुम्हारी माधुरी मैडम ने एक बार तुमको डांट दिया। सिर्फ डांटा नहीं, तुमको थप्पड़ मारा और तुम्हारे मन में इस बात की खुन्नस बैठ गई और इसीलिए तुमने ध्रुव का मर्डर कर दिया। नहीं साहब, कसम खाकर बोल रहे हैं साहब, ऐसा नहीं किया हमने साहब। अच्छा, तो जब ध्रुव का मर्डर हुआ तब तुम कहाँ थे? वो क्या है ना साहब, बिल्डिंग से हमें एक लौंडिया निकलती हुई नजर आई। साले लौंडिया? मतलब महिला निकलती हुई नजर आई हमें। हम थोड़ा लट्टू हो गए उसके ऊपर, गाड़ी के पास ही खड़े हुए थे, उसके पीछे निकल पड़े। हमारी बीवी का फोन आया कि उसे अस्पताल ले जा रहे हैं, तो हम वहाँ से वापस लौट गए, सीधा सोसाइटी गए, वहाँ गार्ड को चाबी दी और फिर सीधा अस्पताल चले गए। 3 दिनों तक अस्पताल में थे साहब। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। फोन क्यों स्विच ऑफ था? वो क्या है ना कि माधुरी मैडम हमें वक्त बे वक्त फोन करके ड्यूटी पर बुलाती थी और ऐसी स्थिति में हम अपनी बीवी को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ किया था। कसम खाते हैं साहब। सर, वो ड्राइवर भोला सच कह रहा है। उसने वाकई उस दिन चाबी वॉचमैन को दी थी और उसकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी, उसे बेटी हुई। और माधुरी और शिल्पा? शिल्पा के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक वो घर पे ही थी और माधुरी भी सच कह रही, वो अपने पुराने क्लाइंट्स को मिलने गई थी।
अगर सभी क्लीन है तो फिर कल्प्रिट कौन है गायकवाड़? हनी? गायकवाड़ कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हनी हमारे साथ गेम खेल रही है? खुद को बचाने के लिए उसने बड़ी चालाकी से हमारा ध्यान उस ओम की तरफ डाइवर्ट कर दिया। एक काम करो, हनी को पुलिस स्टेशन पर बुलाओ। सर ध्रुव मेरे छोटे भाई जैसा था, भला मैं उसे क्यों मारूंगी? जिस शाम को ध्रुव ओम का पीछा कर रहा था, जिस शाम को ध्रुव का मर्डर हुआ, उस शाम को तुम कहां थे? सर मैं अपने घर थी। ध्रुव तू चिंता मत कर, हो सकता है तुझे ओम जी पर ऐसे शक हुआ हो। ओम जी ने नहीं किडनैपिंग की हो एंजल की। सारा सच पता चल जाता, लेकिन पता नहीं वो कैसे मेरी नजरों से हट गए। यानी जब ओम ने ध्रुव को चकमा दिया था, उसके बाद ध्रुव तुमसे मिलने आया था? हाँ सर। फिर क्या हुआ? दीदी मेरा सर बहुत दुख रहा है, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। हाँ। और सुनो, फोन देकर जाओ। क्या तुम्हें वो नंबर याद है जिस नंबर पर ध्रुव ने तुम्हारे फोन से कॉल किया था? नहीं सर। कितने बजे हुआ था ये सब? सर लगभग यही कोई 4:45 बजे। 4:45 मतलब ध्रुव के मर्डर से आधे घंटे पहले। एक काम करो गायकवाड़, इसके कॉल डिटेल्स निकालो और देखो कि मर्डर वाले दिन 4:45 बजे के आसपास इसके फोन से किसको कॉल किया है। सर। हाँ शोभा, नहीं आज लेट हो जाएगा, लेकिन खाना मैं घर पर आकर ही खाऊंगा। अरे बाहर कभी कुछ खाता हूँ क्या मैं? हाँ चलो रखो सर। हाँ सर हनी के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक ध्रुव ने हनी के फोन से जो कॉल किया वो अपने दोस्त आरव को किया। सर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली है, ये आरव, मुदित और जिमी, इन तीनों के फोन सोसाइटी में ही 5 बजे स्विच ऑफ हुए थे। एक साथ? जी सर। इन तीनों के फोन 5 बजे एक साथ स्विच ऑफ हो गए और 5:30 बजे ध्रुव का मर्डर हो गया। गायकवाड़, इन तीनों को उठा कर लाओ। मुझे बचपन में एक बात पता चली थी, जब मिर्ची पेट के अंदर जाती है तब पेट से सारा सच बाहर निकलता है। इसलिए तुम तीनों के लिए हम लाए हैं ये फ्रेश हरी मिर्चियां। चलो लो खाओ। चलो लो उठाओ खाओ। तुम तीनों को ही खत्म करनी है सारी मिर्ची। सर इसने मारा था सर। नहीं सर, सिर्फ मैंने नहीं मारा है, ये दोनों भी मेरे साथ थे सर। हम तीनों का प्लान था सर। ये हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब डिटेल में पूरी कहानी। चलो सर हमारा प्लान ध्रुव को मारने का नहीं था सर, हमें तो बस एंजल को किडनैप करना था, और इस बारे में हमने ध्रुव से भी बात की थी। ध्रुव तो वो सेक्स चेंज ऑपरेशन क्यों नहीं करवाना था? I mean, उससे ना तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यार। फिर तू तेरी बुआ की तरह बाल डांसर बन सकता है, तू नाच पाएगा और तेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। फिर हम भी तेरा जो भी बिजनेस होगा वो तेरा मैनेज कर लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन सेक्स चेंज ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अरे यार लेकिन वो इतने पैसे कैसे लाएगा? बुआ से मांग ले, उनके पास तो फ्लैट है। बुआ पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ करती है, उनसे मांगना ठीक नहीं होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, वो जो तेरी छोटी बहन है ना जो घर में रहती है, एंजल, उसका किडनैप कर लेते हैं। बट आई स्वेयर सर, हमने एंजल का किडनैप नहीं किया सर। एंजल का किडनैप करके ना किसी ने तो हमारी हेल्प की है। जिसने किडनैप किया उसे करने दे, लेकिन हम ऐसा क्लेम करेंगे कि एंजल का किडनैप हमने किया है, फिर कॉल करके पैसे ले लेंगे। बुआ वैसे भी परेशान रहती है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस दिन 4 बजे हमें ध्रुव सोसाइटी में मिला। ध्रुव, हम तुझे ही अभी कॉल करने वाले थे। क्यों? अरे हमने तेरे लिए ना एक मैनेजर की अरेंजमेंट किया है, जो तो लड़काओं की भी तुझे बार डांसर बना सकता है। बस एक काम कर, 6 बजे ना वो रामनगर वाला गार्डन है ना, वहां आ जा। फिर हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम ध्रुव को डराएंगे। मैं 15 मिनट में निकल रहा हूँ गार्डन के लिए। हाँ हाँ आ जा। वो आदमी किधर है जो मुझसे मिलने आने वाला था और मुझे डांस बार में काम दिलाने वाला था? हाँ वो भी आ ही जाएगा। बोल, हम जैसा बोलेंगे वैसा करेगा या नहीं? ये चाकू नीचे रखा, देख देख, कुछ गलत होगा ना मैं नहीं करूंगा। कुछ गलत नहीं है, बस तुझे ना तेरी बुआ से एंजल की किडनैपिंग के पैसे लेने हैं। गलत काम ये नहीं करने वाला मैं। हम तुझे तेरा हिस्सा दे देंगे। अरे तेरे पास अपने खुद के पैसे होंगे जिससे तो अपना सेक्स चेंज का ऑपरेशन करा सकता है। मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं कराना है। अबे तुझे नहीं करना ना, मत कर।
हमें पैसे कमाना है, बहुत सारी चीजें मंगाई है ऑनलाइन, हमें सब खरीदनी भी है, इसलिए चुपचाप अपना मुंह बंद रखना, समझा? ए पागल है क्या? मैं तुम लोग से बात नहीं कर रहा, ये गलत है। मतलब एक जुर्म करने के बाद भी, एक मर्डर करने के बाद भी तुम तीनों को चैन नहीं मिला। तुमने माधुरी को रैंसम कॉल किया। हमें ज्यादा नहीं, बस 10 लाख चाहिए। आरव, मुदित और जिमी पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और सजा के तौर पर उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया। ये चारों बच्चे कुछ ज्यादा पाने की लालच में अपने जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गंवा बैठे और बेचारा ध्रुव तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। कि युवा हमारे देश की शक्ति है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस शक्ति को सही दिशा दें। मैं इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना